आरामदेह और साफ सुथरा बिस्तर सामने आते ही मैं जूतों समेत वहीं तराश हो गया। वीरा मेरी मिजाज आशना थी। शायद उसने मेरी आंखों में तकान के आसार पढ़ लिए थे और किसी सुगड़ मशरकी दोशीज़ा की तरह अपनी मखरूती उंगलियां हौले हौले मेरे बालों में फेरने लगी। मेरे वजूद में सुरूर की लज्जत अंगेज लहरें सी सरायत करने लगी और मैंने आंखें मूंद ली। मेरे फरिश्तों को भी इल्म न हो सका कि वो सुरूर कब गहरी नींद में तब्दील हो गया। दोबारा मेरी आंख उस वक्त खुली जब वीरा ने मुझे झंझोड़ कर बेदार किया। मैंने गनूदा आंखों से अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली और उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया। घड़ी की सुइयां शाम के 8 बजा रही थीं और वीरा अपने होंठों पर दिलावेज मुस्कुराहट बखेरे पूरी तैयारी के साथ मेरे सामने खड़ी थी। तुम्हें मालूम था कि मुझे सलीम के पास जाना है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने गुस्से से पूछा। पता नहीं रॉयल होटल में तुमने रात भर कौन सी मुशक्कत की कि इस वक्त गधे घोड़े बेच कर सोए हुए थे। उसने तुर्की पर तुर्की तेजी से जवाब दिया। तो मेरी चौथी कोशिश में बेदार हुए हो। बदरी को भी 6 बजे पहुंचना था। काम का सारा वक्त गारत हो गया। बदरी के जहाज को 6 बजे इंडियन हाई कमीशन पर नहीं बल्कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इमिग्रेशन और कस्टम से फारिग होकर इतनी दूर आने में वक्त लगता है। इससे कोई रब्ता करने का इरादा है तो यही वक्त मौजू है, मगर उससे रब्ता कैसे होगा? मैं उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर गुसलखाने में घुस गया। ताज़ा दम होने के बाद मैं बाहर आया तो दीवार गिर हैंगर से लटका हुआ रंगीन टेलीविजन चल रहा था। इस पर दौरे कत्ल की वारदात पर शहरियों का रद्दअमल जानने के लिए किया जाने वाला एक सर्वे दिखाया जा रहा था। सलीम रॉयल होटल में मुकीम था। उस तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं खुद भी उसी होटल का मुकीम था, लेकिन बद्रीनाथ का मामला मुख्तलिफ था। मेरे पास उसका दिया हुआ सिर्फ एक फोन नंबर था जो इंडियन हाई कमीशन के ट्रेड सेक्शन का था, जो मुकर्ररा दफ्तरी औकात के बाद बेमकसद साबित हो सकता था। मेरा पिछला तजर्बा इस बात का जवाब था कि इस नंबर पर दफ्तरी औकात के बाद भी कोई ना कोई मौजूद रहता है, मगर ऐसे वक्त पर बद्रीनाथ का वहां मौजूद होना खारिज अज इम्कान था। यह बात यकीनी थी कि बद्री और रमेश की रहाइश का बंदोबस्त हाई कमीशन के किसी मुलाजिम के घर पर या होटल में किया जाता है और मेरे पास वहां का कोई हवाला मौजूद नहीं था। लंदन में इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि इंडियन हुकाम फोन पर आने वाली कॉल्स की मॉनिटरिंग कर सके, मगर यह अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि गीता के कत्ल की वारदात के बाद स्कॉटलैंड यार्ड किसी दूसरे मकामी इदारे के एहलकार इंडियन हाई कमीशन में आने वाली कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हों। इस खतरे की बिना पर मैं इस कमरे से बराह रास्त फोन करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने इस काम के लिए इब्तिदा ही से कोई पब्लिक बूथ इस्तेमाल करने का फैसला किया हुआ था। ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद मैंने वीरा से रॉयल होटल जाने का इरादा जाहिर किया तो उसे बद्रीनाथ की फिक्र लाहक होगी। मैंने इस बारे में किसी नतीजे पर न पहुंचने का उज़र पेश किया और कमरे से निकल गया। काउंटर से होटल कार्ड लेकर मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे एक फोन बूथ मिल गया। इत्तेफाक से वो कार्ड फोन ही था। रोजगारी की तलाश में अपनी जेबें टटोलने की जहमत से बचकर मैंने फोन कार्ड की मदद से बद्रीनाथ का दिया हुआ नंबर मिलाया तो पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। इंडियन हाई कमीशन ट्रेड सेक्शन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अंग्रेजी में सवाल किया गया। वो आवाज सुनकर मेरे बदन में सनसनी तोड़ गई। मैंने आवाज पहचान ली। वो वही थी जिससे मुज़ाकरात के बाद गीता मेरी दिलजोई के लिए पहुंची थी। जिस तरह मैंने वो निस्वानी आवाज पहचान ली थी, इसी तरह वो औरत भी गीता को तलब करने वाले की आवाज पहचान सकती थी। वो एक संगीन मरहला था। कहती, मैंने अपनी आवाज बदल कर जरा तेजी से कहा। इस वक्त मेरा दिल यक ब यक कनपट्टियों में धड़कने लगा था। मुझे डर था कि कहीं वो पहले की तरह इस बार भी मेरी कोई शनाख्त तलब न कर बैठे। मैं बद्रीनाथ से बात करना चाहता हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। सॉरी सर, वो आ चुका है लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं है। उसका जवाब सुनकर मेरी जान में जान आ गई। इस बार मैंने कोई मुतालबा करने के बजाय एक सादा सी ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए जवाब देने से पहले मेरी शनाख्त की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। इस राब्ते के लिए तुम्हें दूसरा नंबर मिलाना होगा। निस्वानी आवाज ने अपनी बात जरकते हुए कहा। 1 मिनट में कलम ले लूं, मैंने अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों में कहा। लम्हा भर के बाद उसने एक नंबर बता दिया जो मैंने सिगरेट के पैकेट पर नोट कर लिया। वो कह रही थी उसे इसी नंबर पर ठहराया गया है। यह मिस्टर श्रीनिवासन का घर है। मैंने शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। लंदन में सूरत हाल बिगड़ने के बाद मेरे लिए बद्रीनाथ से रब्ता करना एक बड़ा और दिक्कत तलब मसला नजर आता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वो मुश्किल इतनी आसानी से हल हो जाएगी। बूथ से निकलकर मैं चंद सानियों तक कुछ सोचता रहा। श्रीनिवासन के घर का नंबर मिल जाने के बाद मैं बेखौफ होकर बद्रीनाथ से बात कर सकता था। इसके लिए रॉयल होटल किसी तरह मुनासिब नहीं था क्योंकि वहां का अकलौता फोन खुली राहदारी में रखा जाता था और फिर वहां सलीम अकबर खान के रूप में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो उर्दू का एक एक लफ्ज बखूबी जानता था। मैं वापस उसी होटल की तरफ हो लिया जहां वीरा अकेली थी। कमरे के दरवाजे पर मेरी दस्तक का जवाब कदर ताखिर से आया। मेरी आवाज सुनते ही वीरा ने बुलेट गिरा कर दरवाजा खोल दिया। चंद मिनट बाद ही मुझे दोबारा मौजूद पाकर उसकी आंखों में खुशगवार हैरत तैरने लगी थी। उसने हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। इस वक्त जो कामयाबी हासिल हुई है उसकी बिना पर मैंने आज के झगड़े
समेत तुम्हारी हर खता माफ करती है। मैंने दरवाजा बंद करके खुशी से सरशार लाजा में कहा, अपनी खबर सुनाओ, फिर मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। लड़के की या लड़की की? मैं उससे बेसाख्ता सवाल कर बैठा। उसने मेरे सीने पर 72 चलाए हो रहा है, डैनी तुमसे खुदा समझे। डैनी नहीं असलम। मैंने उसके दोनों हाथ थाम कर उसकी बात काटते हुए तस्वीर की। ये बात तय हो चुकी है कि हम नींद में भी एक दूसरे के असल नाम नहीं लेंगे। मेरी कलाइयां छोड़ो, हड्डियां टूट जाएंगी। वीरा ने एहतजाज किया। यह दस्तराजी की सजा है, आइंदा मजाक में भी हाथ ना उठाना। मैंने पूरी कुव्वत से उसकी कलाइयां अपनी सख्त मुट्ठियों में भींच कर छोड़ दी। वो बिलबिलाकर अपने कदमों पर लहराई, फिर कलाइयों पर फूंके मारने लगी। उसकी गोरी जिल्द पर मेरी भरी भरी उंगलियों के सुर्ख हल्के उभर आए थे। बद्रीनाथ किसी के घर ठहरा हुआ है। मैंने उसके सवाल का इंतजार किए बगैर बताया और मुझे इस घर का फोन नंबर मिल गया है। मैं यहीं से उससे बात करूंगा। यह कैसे मुमकिन हुआ? इस अच्छी खबर पर वो अपनी कलाइयों की तकलीफ भूल गई। मैंने उसे अपनी कामयाबी की मुख्तसर सी कहानी जुज़वियात समेत सुना दी। ये बात अब हर शक शुबे से बाला है कि वो लोग ट्रेड सेक्शन की आड़ में खुफिया सरगर्मियां चला रहे हैं और कैथी वाले फोन नंबर पर हर वक्त कोई ना कोई मौजूद रहता है। वो बोली, ये बताओ कि तुम कौन सी खुशखबरी सुनाने वाली थी? मैंने उसे याद दिलाया, मेरी इत्तला का जरिया टेलीविजन है। एक प्राइवेट चैनल ने यह खबर नशर की है कि शाम के 7:15 बजे लंदन पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने मास्टर रॉबर्ट होटल से 2 ऐसे मुश्तबा एशियाइयों को पकड़ा है जो एयरपोर्ट से निकलने वाले 2 मुसाफिरों का ताक़ुब करते हुए वहां घुसे थे। दोनों मुसल्लह थे और बज़ाहिर भारतीय मालूम होते हैं। और ये तो बहुत आम खबर है। अगर यह प्राइवेट चैनल की खबर है तो इन्होंने खबर का जरिया क्या बताया है? इन्होंने किसी फ्रीलांस रिपोर्टर से यह खबर खरीदी है। वो रिपोर्टर एयरपोर्ट पर आज ही नजर आने वाले स्पेशल स्क्वाड की सरगर्मियों के बारे में मवाद जमा करने में लगा हुआ था। और मुसाफिर कौन थे? मैंने मुतजस्सिस लहजा में कहा। रिपोर्टर अकेला था। वो मास्टर रॉबर्ट होटल पर होने वाली कार्रवाई की कवरेज करता रहा। पुलिस वाले मुलजमों की तहल से हथियार बरामद होने पर वहीं रुके रहे। वो दोनों मुसाफिर मुलजमों की गिरफ्तारी से पहले अपनी टैक्सी में A4 पर शहर रवाना हो गए। मुलजमों को दोबारा गाड़ी में सवार होते हुए पकड़ा गया था। A4 ये तो शायद वही शाहराह है जिस पर मास्टर रॉबर्ट वाक़े। हाँ, इस बारे में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया। इस खबर के लीक होने का सेहरा रिपोर्टर और प्राइवेट चैनल के सर है। यह बहुत आम वाक़या है। मुझे इसका ताल्लुक बद्रीनाथ की आमद से मालूम हो रहा है। बस एक बात मेरी समझ से बाहर है कि वो रमेश अग्रवाल को अपने साथ वहां क्यों ले गया था। मैंने कहा, अब तुम्हें बद्री का नंबर मिल ही गया है तो उसे फोन कर डालो, बात साफ हो जाएगी। वीरा का मशवरा साहिब था। मैंने फौरन ही फोन संभाल लिया। मैंने ऑपरेटर की मदद के बगैर बराह रास्त लाइन लेकर कैथी से मिला वो नंबर मिलाना शुरू कर दिया। यस, श्रीनिवासन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से देसी लबो लहजे और भारी आवाज में कहा गया, मेरा नाम गुरनाम है, मैं बदरी से बात करना चाहता हूं। मैंने अंग्रेजी में कहा। होल्ड ऑन, मैं देखता हूं। रिसीवर कहीं रख दिया गया। चंद सानियों बाद रिसीवर में बदरी की आवाज उभरी तो मैंने अपने बारे में बताया। मैं गुरनाम या परनाम नहीं, अली शेर बोल रहा हूं। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा सुराग मिला, वरना मैं तो मायूस हो गया था। मेरी आवाज सुनकर बद्रीनाथ ने तशक्कुर का एक गहरा सांस लेकर कहा, तुमको यकीन है कि हमारी गुफ्तगू के लिए फोन महफूज है? मैंने उसे पूछा। खुलकर और बेफिक्र होकर बात करो, इस वक्त मैं अकेला हूं। तुमने बहुत अच्छा किया कि श्रीनिवासन को अपना फर्जी नाम बताया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यहां फोन करोगे। रमेश इस वक्त कहाँ है? मैं बात शुरू करने से पहले अपना पूरा इत्मीनान करना चाह रहा था। श्रीनिवासन ने तुम्हारा पैगाम दिया तो हम दोनों बेडरूम में थे। अब श्रीनिवासन उसके साथ बैठा है। तुम्हें मालूम है कि शाम होते ही वो पीने के लिए बेचैन हो जाता है, मगर यहाँ शाम बहुत देर से होती है। ये बताओ कि अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम से पहले तुमने मुझे मायूस कर दिया था। मैंने तुम्हारे होटल फोन किया तो मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम वहां किस नाम से ठहरे हुए हो। ये तुम्हारी क्या हरकत थी? बस चूक हो गई, लेकिन तुम्हें मास्टर रॉबर्ट होटल आने की क्या जरूरत थी जबकि रमेश भी तुम्हारे साथ था? मैंने मुआज़त खाना रवैया इख्तियार करने के बजाय उससे जवाब तलब कर लिया। मेरा ख्याल था कि होटल में तुमसे टकराव हो ही जाएगा। तुमने मुझे देख लिया था तो रब्ता क्यों नहीं किया? होटल में तो मैं अकेला आया था, रमेश बाहर टैक्सी ही में था। वो वजाहतें पेश करने लगा। मेरे देखने का सवाल बाद में पैदा होता है। इस वक्त पूरे लंदन को मालूम हो चुका है कि तुम वहां गए थे और तुम दोनों का ताक़ुब किया जा रहा था। इस किस्से के बारे में मुझे बताया जा चुका है। मेरी तवक्का के बरक्स उसने उदास लहजे में कहा, वो दोनों हमारी हिफाजत के लिए हमारे पीछे आ रहे थे। हमारे निकलने के बाद लंदन पुलिस ने उन्हें होटल के बाहर ही धर लिया। अब इनकी रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं। खैर है कि तुम जैसे तजर्बेकार आदमी ने इस कहानी पर यकीन कर लिया। वो पकड़े गए तो तुम्हें मुतमईन करने के लिए हिफाजत की मफरूजा कहानी सुना देगी, वरना दर हकीकत वो तुम्हारी खुफिया निगरानी पर मामूर किए गए थे। मालूम होता है कि तुम निक मोडले की नजरों में अपना एतबार खो चुके हो। वहां कुछ तलखियां जरूर पैदा हुई थी, मगर वो इतनी दूर रस नहीं थी। मेरा ख्याल है कि इस बारे में तुम्हें कोई संगीन गलत फहमी हुई है। यहाँ सब मेरे साथ ही हैं। मैं नहीं मान सकता कि यहाँ मेरे खिलाफ फिजा हमवार की जा रही होगी।
ये ना भूलो कि रमेश अग्रवाल भी तुम्हारा साथी बल्कि दोस्त है और आज तुम्हें नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। ये मेरी कोई गलत फहमी नहीं है। ये सब बातें एक प्राइवेट टेलीविजन से नशर हो चुकी हैं। टेलीविजन? इस इंकशाफ ने शायद उसे भोंचका कर दिया। इस बारे में किसी ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। यह तो थोड़ी देर पहले का वाकया है। टेलीविजन वाले वहां कब पहुंच गए? ये मुसाबकत की दुनिया है। जरा सी देर पहले एक रिपोर्टर के जरिए यह खबर आई। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि इस वक्त तुम तलवार की धार पर हो। आगे पीछे से चौकन्ने ना रहे तो बेमौत मारे जाओगे। तो मुझे अपना नाम और कमरा नंबर बताओ। मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं बदरी, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने पीछे लगाकर किसी उजरती कातिल को मेरे दरवाजे तक ले आओ। आज के वाकये के बाद मैंने मास्टर रॉबर्ट को खैर बात कह दी है। अब मैं अपने लिए कोई महफूज ठिकाना ढूंढूंगा। मेरी और तुम्हारी मुलाकात इसी वक्त हो सकेगी जब हिफाजत और निगरानी का फर्क समझ लोगे। ये मत समझो कि मैंने तुम्हारे मुखलिसाना मशवरे को नजरअंदाज कर दिया। मैं किसी भी हीले बहाने से बाहर निकलकर जरूर देखूंगा कि कौन मुझ पर निगाह रख रहा है। लेकिन हमारी मुलाकात जरूरी है। मुझे तुमसे कुछ और मशवरे करने हैं। वो बातें दू बदू हो सकती हैं। अगर इस फोन को महफूज समझती हो तो वो बातें इसी वक्त दोहरा डालो कि मुलाकात से पहले मुझे इन पर सोचने का मौका मिल सके। जब तक मैं कहीं टिक नहीं जाता हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। कदरे तवक्कुफ के बाद रिसीवर पर उसकी धीमी आवाज उभरी। कल गीता और जेम्स पंडित के दोहरे कत्ल की कोई वारदात हुई है। उसने पूरे हाई कमीशन के अमले को दहशत ज़दा कर दिया है कि इसमें तुम्हारा कोई दखल तो नहीं था। अभी मैं इतने बड़े बड़े कामों में हाथ नहीं डालता। मैंने कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। थोड़े दिनों बाद इन पर भी खात रमा हो जाएगा। खबरें मिल रही हैं कि कराची में डैनी अचानक जेर जमीन चला गया है। वो इसी राजदाराना लहजे में बोल रहा था। इन लोगों में हैराज फैला हुआ है कि कहीं वो खूनी दरिंदा लंदन न पहुंच गया हो। मैं डैनी के बारे में भला क्या कह सकता हूँ। मैंने बेचारगी से कहा, अगर वो लंदन में है तो इसे तलाश करो। हमारे काम का आदमी है। कल गीता मारी गई है। आज कई अफसरों ने छुट्टी पर इंडिया जाने की दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। वो कहीं मिल गया तो जरूर उससे बात करूंगा। लंदन में कब तक ठहरोगे? अगले हकाम तक। उसकी आवाज से मायूसी मुतरश्शित थी। तुमने मुझे उलझा दिया। तुम्हारी बातों में वजन है। अगर मुझे अमेरिका भेजने से पहले निगरानी के लिए यहाँ रोका गया है तो मेरी जिंदगी सख्त खतरे में है। मेरा ही कोई साथी मेरा गला काट देगा तो दुनिया यही समझेगी कि ये भी जेम्स पंडित और गीता के जुनूनी कातिल की हरकत है। मुझे लंदन आए 2 घंटे भी नहीं हुए मगर मेरी खोपड़ी अभी से हिल गई है। अब तुम्हारा दिमाग सही समत में काम कर रहा है। कराची में रमेश तुम्हारे रहमो करम पर था। तुम्हारे सिवा किसी और से उसका कोई राब्ता नहीं था। यहाँ उसे हर एक से अपने दिल का गुबार निकालने की आज़ादी हासिल होगी। मुमकिन है कि कराची की खुफिया कहानियां सीना बसीना सफर करती हुई निक मोडले के कानों तक पहुंच जाएं। ऐसी सूरत में तुम्हारा क्या बनेगा? मैं आज ही श्रीनिवासन और दूसरे दोस्तों से बात करूंगा। बद्रीनाथ की आवाज में इस्तराज़बी कैफियत नुमाया होने लगी। अगर मुझे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लंदन में रोक लिया गया है तो मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दूंगा। तुम अपनी सहूलत के मुताबिक रमेश का काम तमाम कर देना। तुम शहर के किस इलाके में ठहरे हुए हो? इसे जान के खौफ में मुब्तला कर देने के बाद मैंने पूछा। यह साउथ हाल का वही इलाका है जहां कल दोहरा कत्ल हुआ था। हर तरफ खौफ व हिरास का राज है। लोग बता रहे हैं कि आज दिन भर बाजार सुनसान पड़े हुए थे। हर शख्स अपने घर में दुबका रेडियो या टीवी से लगा बैठा है और तुम टेलीविजन की ताज़ा तरीन खबरों तक से बेखबर हो। मैंने ताज्जुब जाहिर किया। हम श्रीनिवासन के मेहमान हैं। हमें सारे सहूलतें हासिल हैं मगर कमरे में फोन और टीवी नहीं है। वैसे भी अभी हमने लंदन आकर सांस तक नहीं लिया। तो अब तुम इसी के साथ रहोगे? मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। जब तक लंदन में हूं इसी के साथ रहूंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसके घर ठहरा हुआ हूं? वो अहम तरीन नुक्ता उसे बहुत ताखीर से सूझा था। तो मास्टर रॉबर्ट होटल से चले गए और वहां गिरफ्तारियों का ड्रामा शुरू हो गया। तो मैंने होटल छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे वहां से निकलने के बाद तुम्हारा मुझ तक पहुंचना नामुमकिन था। मैंने कैथी वाले फोन पर राब्ता किया तो उसे मुझे श्रीनिवासन का नंबर दे दिया। ओह, तुम बहुत चालाक हो। धीमी हंसी के साथ आवाज आई। इस नंबर पर 12-12 घंटे के लिए हमेशा महदू और बेला की ड्यूटी रहती है। महदू जरा खुद गर्ज इंसान है मगर बेला मेरे एतमाद की लड़की है। किसी को पता भी नहीं चल सकेगा कि तुमने उससे मेरा फोन नंबर लिया था। तुमने उसे अपना क्या नाम बताया था? उसने कुछ पूछे बगैर नंबर दे दिया था। नाम की जरूरत ही पेश नहीं आई। एक आम तरीन राज यह है कि कल गीता को भी किसी ने फोन करके ही बुलाया था। उसने बेला को फोन करके पहले मिस कैथी कहा। आदमी इस कोड से अमूमन धोखा खा जाता है। बाद में उसने कैथी कहा तो बेला होशियार हो चुकी थी। वो खुद को इंडियन एजेंट बता रहा था। शुबे की वजह से किसी कालगर के बजाय गीता को उससे मिलने के लिए भेजा गया। वह बहुत तजुर्बाकार औरत थी। जेम्स पंडित उसकी मदद के लिए भेजा गया था मगर अफसोस के वो दोनों मारे गए। यही काम तुम्हारे हाथ से हुआ होता तो मुझे जरा भी कलक ना होता। अगर तुम्हारा कोड किसी अजनबी के इल्म में आ गया है तो ये बात खतरनाक है। एक आध रोज में इसे बदल दिया जाएगा। अपना फोन नंबर ही बता दो कि मैं तुम्हें नए कोड से बर वक्त आगाह कर सकूं। मुझे तुम्हारे किसी न किसी राब्ते का इल्म तो होना चाहिए। अभी कोई ठिकाना ही नहीं है तो फोन नंबर क्या दूं? ये कॉल मैं पब्लिक बूथ से कर रहा हूँ।
पता नहीं लंदन में कौन सा असेब उतरा है कि हर शख्स अपनी मौत से खौफजदा है। खुद कलामी के अंदाज में उसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। खाई कमीशन वाले हरासा हैं, तुम्हें अपनी सलामती खतरे में महसूस हो रही है और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे तो तलवार अपनी शहर के करीब नजर आने लगी है। आज सुबह मैं कराची जैसे खतरनाक शहर में भी इतना खौफजदा नहीं था। तुम दोनों किस किस नाम से लंदन में दाखिल हुए हो? मैंने अचानक पूछ लिया। खमेसल नामों से इंडियन पासपोर्ट मिले थे जिन पर पाकिस्तानी वीजे के साथ 4 दिन पहले कराची एयरपोर्ट की इमिग्रेशन की मोहरें भी लगी हुई थी। अब मैं कल किसी वक्त तुम्हें फोन करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तक हिफाजत और निगरानी का फर्क है तुम्हारी समझ में आ चुका होगा। मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा और मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी मक्कारियां सुन ली हैं, मगर वो क्या कह रहा था? डैनी का जिक्र कैसे आ गया? रिसीवर क्रेडल पर जाते ही वीरा किसी मुहतसिब की तरह मेरे सर पर सवार होगी। गीता और जेम्स पंडित के कत्ल से इन्हें शुबा हो रहा है कि डैनी किसी बदरू की तरह यहां घुस आया है। तुम इतने खून आशाम भी नहीं हो कि लोग यूं तुम्हारा नाम लेते फिरें। वो मुंह बनाकर बोली। ये मेरे नहीं बल्कि बदरी और उसके दोस्तों के अल्फाज थे। मैंने उसे याद दिलाया। मुल्ला सरकार के किस्से में तुम्हारे हाथों मार खाने के बाद इन पर तुम्हारा हव्वा बैठ गया है और अब मदन मोहन के अगवा को भी तुम्हारे खाते में डाला जा रहा होगा। बद्रीनाथ को अब भी यकीन है कि मदन मोहन मुझसे मिलने के बाद कहीं फरार हो चुका है। मैंने एक जानदार कहका लगाकर कहा, ये लोग कितने अहमक हैं कि अपने बदतरीन दुश्मन की पनाह में रहकर दिन रात उसी के खौफ में मुब्तला थे और अब भी मुझ पर एतमाद करते चले आ रहे हैं। लोगों की बात ना करो, ये कैफियत सिर्फ बद्रीनाथ की है। वो तुम्हारी ट्रांस में आया हुआ है। तुमने उसकी कमजोरी और निक मोडले के खिलाफ नफरत का भरपूर फायदा उठाया है। इसे बुरे अंजाम से बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मारा गया तो तुम्हारी गाड़ी भी ठप होकर रह जाएगी। बुरा वक्त किसी को ललकार कर नहीं आता और जब आ ही जाता है तो उसे कोई तुर्रम खान भी नहीं टाल सकता। बद्रीनाथ खुद होश के नाखून नहीं लेगा तो लंदन ही में मार दिया जाएगा। ये बातें बाद में होती रहेंगी, मुझे उसकी पूरी कहानी सुनाओ। सब वही पुरानी बातें हैं। नई बात सिर्फ ये है कि उसकी निगरानी करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो बदरी से ये कह दिया गया कि वो उसके मुहाफिज थे। इसे ये बताने की जरूरत भी यूं पेश आई होगी कि ताज़ा वारदात के पसे मंजर में यह खबर कल के अखबारात में नुमाया जगह पाएगी। टालने की कोशिश मत करो, शुरू से पूरी बात बताओ। एयरपोर्ट से वो सीधा मास्टर रॉबर्ट होटल कैसे पहुंच गया और अब उसके क्या इरादे हैं? मैं वापस आकर सारी रात ये किस्सा सुनाता रहूंगा। इस वक्त मुझे जाने दो, मैं सलीम अकबर से मिलकर जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तक मेरे ज़हन में सलीम के बारे में कोई खास बात नहीं थी। मैंने इब्तिदा में वीरा से दूर रहने के लिए एक बहाने के तौर पर उसका नाम लिया था। इस हीले को निभाने के लिए मेरा होटल से जाना जरूरी था। पहली बार मैं होटल से निकलकर चंद ही मिनट में लौट आया था, इसलिए वीरा ने जिद करने के बजाय मुझे जाने की इजाजत दी थी। होटल से निकलते ही खाली टैक्सी नजर आई। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम उसकी तरफ उठे, लेकिन फिर मैंने वो इरादा मुलतवी कर दिया। जब तक साउथ हाल के दौरे कत्ल का मामला दब नहीं जाता था, मेरा लंदन के टैक्सी ड्राइवरों से दूर रहना ही मेरे हक में बेहतर था। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से बसों के जरिए चेरिंग क्रॉस तक पहुंचना ज्यादा दुश्वार नहीं था। तीसरी बस से ट्राफालगर स्क्वायर पर उतरकर मैं टहलता हुआ होटल पहुंच गया। एक बार होटल का रास्ता ज़हन नशीन कर लेने के बाद मेरे लिए उसे भूलना मुमकिन नहीं था। मैं शीशे और वजनी लकड़ी का दरवाजा अबूर करके अंदर दाखिल हुआ तो मिसेस रेनाल्ड ने तपाक से मेरा खैर मकदम किया। मुझे हैरत थी कि रात 2 बजे तक काम करने वाली लड़की के आ जाने के बावजूद मिसेस रेनाल्ड अपनी मेज के पीछे मौजूद थी। मैं अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई थी, उसने मुआज़्ज़त खाना लहजा में कहा। मेरा दिल मुझे मुलामत कर रहा था कि मैंने अपनी गलती के अजाले के लिए तुम्हें होटल से निकाल दिया। अपने आरामदेह कमरे को छोड़कर तुम सारा दिन न जाने कहाँ भटकते फिरे होगे। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, मैंने उस शफीक बुढ़िया का हाथ थपथपा कर कहा। आज मैंने दिल भर कर लंदन की सैर की है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं चलती हूँ। हमारा पुराना ग्राहक और तुम्हारा दोस्त सुबह वतन जा रहा है। तुम ताज़ा दम होने के बाद रजिस्टर में अपने सही को आयब दर्ज करा देना ताकि आइंदा तुम्हें ऐसी जहमत ना हो। मैं यहाँ ठहरा तो जरूर इंदराजात की तस्दीक करा दूंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या तुम किसी और होटल में मुंतकिल हो रहे हो? तुम जरूर मुझसे नाराज हो गए हो। साफ जाहिर था कि मेरे अल्फाज से बुढ़िया को सदमा हुआ है। मैंने उसकी तसल्ली के लिए उसे एक कहानी सुना दी जो खासी मरबूत थी। बुढ़िया मुतमईन होकर एक अकबी दरवाजे के पीछे गायब होगी। हकीकत यह थी कि सलीम को पाकिस्तान लौटने पर आमादा करने के बाद राहिल होटल में मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा था। एल्जा में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर हमें दूसरे होटल में एक बेहतर कमरा मिल चुका था। इस इलाके में दूसरों की नजरों में आने का इम्कान बहुत कम था। मेरा इरादा था कि मैं अगले रोज वीरा को भी मास्टर रॉबर्ट का हिसाब बेबाक करके सूटकेस वहीं लाने का मशवरा दूंगा। मेरे कमरे की सफाई मेहनत से की गई थी। मेरे इस्तेमाल की चीजों को समेट कर करीने से सूटकेस पर रख दिया गया था। मिसेस रेनाल्ड ने अपनी दानिश में सुबह वाली ज्यादती का अजाला करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मेरे लिए उसकी वो ज्यादती एक बड़ी मेहरबानी थी कि उसने मुझे पुलिस वालों का सामना करने से बचा लिया था।